हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो सीरीज चल रही है ये हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य में आप जानते हैं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट 2 की आप मान लीजिए, यूनिट 2 की तैयारी हम कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। और यूजीसी नेट के अलावा बाकी टीजीटी, पीजीटी या फिर कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी आता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अच्छे से अच्छे मतलब कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखते रहें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो भी आपके लिए मतलब यूज़फुल है आप उसको देखें। ठीक है, तो और शुक्ल के अनुसार काल विभाजन एवं नामकरण। तो आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन किया गया था और उनके अनुसार जो भी जिस काल का नामकरण किया गया है उसको यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हम हिंदी साहित्य पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस काल को हम पढ़ रहे हैं और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये मतलब क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत शॉर्ट रहने वाली है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, यूज़फुल है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मतलब चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलते हैं पहले आदिकाल। आदिकाल आदिकाल नाम किसने दिया था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल नाम दिया गया था। हमें पता नहीं होता, हम समझते हैं कि आदिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है, लेकिन आदिकाल जो नामकरण है ये किसने किया था? आदिकाल तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था, बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इसे वीर गाथा काल का था। क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया था। 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक इसका जो समय है, समय सीमा इसकी मानी है। ठीक है, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका अगर आप बुक उठा करके देखेंगे और यहाँ पर ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें उनकी सारी बुक का निचोड़ आपको मिल जाएगा, उनकी बुक का भी। और बाकी इसके अलावा और भी मैंने बिल्कुल एकदम कई बुक से जो ऑथेंटिक बुक हैं उनसे ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करूँगी, लेकिन ये जो आपने नामकरण वगैरह है ये रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से हमने लिया है। ठीक है, तो 1050 से उन्होंने जो नामकरण वगैरह या जो भी बताए हैं, किसी के भी किसी का जन्म वगैरह सब विक्रमी संवत में दिया है। ठीक है, अगर आपको इसमें से ईस्वी निकालना है तो आप विक्रमी संवत में से 57 वर्ष माइनस कर देना। क्या करना है आपको? माइनस करना है, 57 वर्ष घटा करके ईस्वी निकलती है, ये ध्यान रख लेना। विक्रमी संवत आगे चलता है। पूर्व मध्यकाल, अगर हम पूर्व मध्यकाल, ये जो नामकरण है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, तो ये नामकरण किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो ये भक्ति काल नाम दिया है। भक्ति काल नाम किसने दिया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है भक्ति काल। और ये 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक की इसकी समय सीमा मानी गई है इनके द्वारा। ठीक है, 1375 में आदिकाल खत्म हो जाता है और 1375 से भक्ति काल शुरू होता है, 1700 विक्रमी संवत तक ये चलता है। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने नाम दिया है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत मानी गई है। ठीक है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है। किसकी? गद्य काल की संज्ञा दी है 1900 विक्रमी संवत से लेकर के वर्तमान तक। ठीक है, जो वर्तमान में अब समय चल रहा है ये आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है। अभी भी जो कहानी, उपन्यास या कोई भी गद्य विधा वगैरह कोई भी अगर लिखा जा रहा है तो वो आधुनिक काल के अंदर ही आता है। तो आप एक बार यहाँ से ना इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अगर 2-4 बार भी देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कितना भी याद हो जाए, लेकिन जब हम वहाँ पर देखते हैं ना पेपर में तो भूल जाते हैं, इसलिए बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए ताकि भूलने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। शुक्ल जी ने आदिकाल के वीर गाथा काल कहने के पीछे 12 ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम क्यों दिया या इसके पीछे क्या कारण रहा? तो इसके पीछे कारण था, इसमें जो 12 ग्रंथ हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने मानी है, जिनका विवरण यहाँ पर नीचे हम पढ़ लेंगे।
और इनमें आरंभिक 8 पुस्तक हिंदी भाषा में हैं और शेष 4 पुस्तक अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। आगे आप ध्यान दे लेना, जो पहली 8 पुस्तक हैं वो हिंदी भाषा में हैं और 4 पुस्तक अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। उनका कहना था कि उस समय पर जो आदिकाल है, आदिकाल में जो रासो साहित्य वगैरह या फिर वीर गाथाएँ ज़्यादा लिखी गई थी, उनके आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था और उनमें से एक पुस्तक इन्होंने मुख्य मानी है। तो सबसे पहले नाम आता है खुमान रासो का। किसका नाम आता है? खुमान रासो, जिसके लेखक का नाम क्या है? दलपत विजय। ठीक है, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो दलपत विजय हैं और ये हिंदी भाषा की पुस्तक है। 8 याद रख लेना। बीसल देव रासो ये एक श्रृंगारिक गेय काव्य है। नरपति नाल है, लेकिन ये भी रासो के उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो बीसल देव रासो नरपति नालय ने इसको लिखा था। जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार की रचना है। पृथ्वीराज रासो जिसको फर्स्ट महाकाव्य माना है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे बिल्कुल अप्रमाणिक माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, लेकिन फिर भी वो इसे पहला महाकाव्य भी मानते हैं और प्रथम महाकवि के रूप में उन्होंने चंद बरदाई को माना है, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि इसके कौन है? रचनाकार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। परमाल रासो जिसको हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं, ये जगनिक कवि की रचना है। किसकी रचना है? जगनिक कवि की रचना है। दूसरे का माल चुराने के लिए क्या रहना पड़ता है? जग के रहना पड़ता है। परमाल, परमाल का मतलब होता है दूसरे का माल। ठीक है, पर मीन्स दूसरा और माल मीन्स मतलब कुछ गलत मत समझ लेना आप। पहेलियों की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। इन्हें भी इन्होंने वीर गाथा कहने के पीछे एक कारण माना है। पदावली की रचना विद्यापति ने की थी और ये मैथिली भाषा में की गई है। थोड़े से जो भी पॉइंट आपको जहाँ से भी मतलब मिलते हैं ना, उनको याद रख लिया करो। जो मैं बोलती हूँ ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि पदावली की रचना विद्यापति ने की, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैथिली भाषा में की थी और इसी के आधार पर इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो इनका उपनाम है, ये भी याद रख लेना। हम्मीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। विजयपाल रासो की रचना नल्ल सिंह ने की थी। ठीक है, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचनाएं हैं, दोनों की दोनों, जो कि अभट्ट भाषा में लिखी गई हैं। अपभ्रंश या अभट्ट भाषा इनको बोलेंगे। यानी कि ये जो 4 पीछे की जो रचनाएं हैं, ये किस में लिखी गई हैं? ये अपभ्रंश में लिखी गई हैं और ऊपर की जो भाषाएं हैं वो हिंदी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लेना। ये 12 ग्रंथ हैं जिसके आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा है। तो आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे वीडियो और आपको समझ में आ जाए, मेरी मेहनत भी सफल हो जाए। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पर हिंदी साहित्य की ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चों को जोड़ना है। इसके अलावा अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट पेपर मैं करवा रही हूँ कंप्लीट, तो वो आप भी देख सकते हैं। धन्यवाद।